लिमिटेशन पीरियड मतलब क्या होता है बेटा? हाँ, तो हमने देखा था वो मैक्सिमम ड्यूरेशन जिसमें कोर्ट में हमें क्या फाइल करना है? केस, ताकि हमें क्या मिल सके? रेमेडी या रिलीफ। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एक पर्सन के क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से? वेरी गुड। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स क्या होता है? लीगल राइट क्या होता है? तो अगर हमारे किसी भी राइट का, चाहे कौन सा राइट हो, क्या होता है अगर इंफ्रिंजमेंट मतलब वायलेशन, नॉन कंप्लायंस, उल्लंघन होता है ना? तो हमें हमें क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, किससे चाहिए? तो हम कोर्ट में जाकर क्या फाइल करेंगे? भीख मांगेंगे, केस फाइल करेंगे ना? तो क्या लेने के लिए? रेमेडी लेने के लिए। तो कोर्ट में केस फाइल करने का एक प्रिस्क्राइब टाइम होता है जिसे क्या बोलते हैं? लिमिटेशन पीरियड। आपस से बोलो, कोर्ट में एक प्रिस्क्राइब टाइम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? लिमिटेशन पीरियड, है ना? एंड वो लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने के पहले हमें कोर्ट में क्या फाइल करना है? केस। लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के पहले कोर्ट में हमने क्या फाइल कर दिया? केस। तो कोर्ट हमें क्या प्रोवाइड करेगा? रेमेडी। और अगर कोर्ट हमें क्या प्रोवाइड करेगा तो हमें क्या मिल जाएगी? और अगर हमें क्या मिल गई तो हमें जस्टिस मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है। बट हाँ, लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद अगर हम कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो हमारा केस कैसा हो चुका है, या कैसा हो चुका है? स्टे या एक्सपायर, या मतलब जिसका टाइम निकल चुका है। और अगर उसका, तो उसके बाद अगर आप कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट रिफ्यूज कर देगा आपको रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए, इवन आपका केस ही कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। जाए समझ में? तो ब्रीफ में हम यही कहेंगे कि लिमिटेशन पीरियड मतलब क्या होता है? वो इसमें कोर्ट में हमें, हाँ, क्योंकि क्या हुआ है, चाहे का चाहे वो राइट, तो हमें क्या चाहिए अब? तो कौन देगा? बट कोर्ट के पास हमें प्रिस्क्राइब, हाँ, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? हाँ, तो खत्म होने के पहले जाएं। अगर हम खत्म होने के, तो कोर्ट हमारे केस को हमें रेमेडी देने से मना कर देगा, नहीं कर देगा। इस रिलेशनशिप में ये लाइन मारी जाती है, क्या है ये लाइन? पढ़ के बताओ। हाँ, तो जो कौन होते हैं, कोर्ट उन्हीं की हेल्प करता है। तो जो डिलीजेंट होते हैं, सतर्क होते हैं, जो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कोर्ट उन्हीं की हेल्प करता है हमेशा। हाँ? जैसे कौन है अपने? शर्मा जी, है ना? शर्मा जी ने 1 लाख रुपए दिए थे, किसको? कितने महीने के लिए? कौन सी डेट पर? अब शर्मा जी का राइट बनता है पैसा रिसीव करने का। शर्मा जी का क्या बनता है? क्या रिसीव करने का? पैसा रिसीव करने का राइट बनता है शर्मा जी का कि नहीं बनता है ना? अब कब बनता है? जब ड्यू डेट आ जाएगी। अब 12 जनवरी को पैसे कितने महीने के लिए दिए? 6 महीने कब खत्म हो जाएंगे? 11 जुलाई 25 को। और 12 जुलाई 25 को हमें पैसा मिल जाना चाहिए। 12 जुलाई 25 को अमाउंट क्या हो जाएगा? ड्यू हो जाएगा। और अगर अमाउंट ड्यू हो गया तो हमें हमारा पैसा मिल जाना चाहिए। अब अगर 12 जुलाई 25 को हमें हमारा पैसा नहीं मिलता है तो हमारा जो पैसा रिसीव करने का राइट था, हमारा जो मनी की रिकवरी का राइट था, उस राइट का क्या हुआ है? इन्फ्रिंज। वर्मा जी से जो पैसा लेना चाहिए था वो पैसा उन्हें नहीं मिला है, तो राइट्स का क्या हुआ है? अब उस इन्फ्रिंजमेंट के अगेंस्ट उन्हें क्या चाहिए? रेमेडी। रेमेडी चाहिए। उस इन्फ्रिंजमेंट के अगेंस्ट उन्हें क्या चाहिए? तो उनके फेवर में एक नया राइट क्रिएट हुआ है, रेमेडी लेने का राइट। के फेवर में क्या क्रिएट हुआ है? क्या लेने का राइट? या यूं कहें जुडिशियल रेमेडी लेने का राइट। जुडिशियल रेमेडी मतलब रेमेडी किसके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी? कोर्ट के द्वारा। रेमेडी कौन प्रोवाइड करेगा? कोर्ट प्रोवाइड करेगा। अब कोर्ट के पास रेमेडी लेने अगर आप जाओगे मतलब कोर्ट में क्या फाइल करना है? लेकिन अभी हमने पढ़ा कोर्ट में केस फाइल करने का एक प्रिस्क्राइब, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? वो टाइम पीरियड अगर खत्म हो गया, आपको रेमेडी मिलने वाली, तो आपको कोर्ट के पास जाना है। बट टाइम पीरियड खत्म होने के, टाइम पीरियड क्या हो गया उसके, तो हमारा केस क्या हो चुका है? टाइम बार्ड। टाइम बार्ड मतलब स्टेल हो गया और कोर्ट उसे एंटरटेन। तो ऐसी सिचुएशन में अगर अमाउंट 12 जुलाई को रिसीव नहीं होता है तो 13 जुलाई को लिमिटेशन पीरियड क्या हो जाएगा? स्टार्ट। एंड केस काय का है? उनकी रिकवरी का। लोन की रिकवरी का लिमिटेशन पीरियड कितना है? तो 12 जुलाई 2028 तक हमें 3 साल मिल रहे हैं। 12 जुलाई 2025 को क्या हुआ? पैसा मिलना चाहिए था। अगर 12 जुलाई 25 को पैसा नहीं मिला तो 13 जुलाई को क्या चालू हो जाएगा? लिमिटेशन पीरियड। 13 जुलाई 25 को तो कब तक चलेगा? 12 जुलाई 28 तक चलेगा। कब तक चलेगा? जो तब तक हमें हमारा पैसा मिल जाना चाहिए। तब तक अगर हमें हमारा पैसा, तो हम कहां चले जाएं? कोर्ट में केस फाइल कर दें, है ना? तो कोर्ट में केस फाइल कर दो आप 12 जुलाई 28 तक। 12 जुलाई 28 मतलब अभी लिमिटेशन पीरियड खत्म नहीं हुआ। 12 जुलाई 28 मतलब क्या? अभी, उसके पहले आप कोर्ट में चले जाओ, है ना? अगर आप कोर्ट में केस फाइल कर देते हो तो कोर्ट में क्या चलेगा? ट्रायल। और आप जो एविडेंसेस रखोगे उसके बेसिस पर कोर्ट क्या देगा? डिसीजन।
लेकिन 12 जुलाई 2028 तक आपने अगर कोर्ट में केस फाइल 12 जुलाई 28 तक अगर आपने कोर्ट में केस फाइल और बाद में आप कोर्ट में आकर क्या फाइल करते हो, कोर्ट आपके केस को एक्सेप्ट समझ में आया। फिर हमने बोला था सूट बोले या क्या बोले या सब एक ही चीज होती है। कंप्लेंट कहां बोला जाता है, प्लेंट कहां बोलते हैं, है ना। जो कंप्लेंट फाइल करता है वो, और जो प्लेंट फाइल करता है वो, जिसके अगेंस्ट किया है वो। फिर अपील क्या होती है, लोअर कोर्ट के डिसीजन से अगर हम सेटिस्फाइड, कोर्ट के पास जाकर अपील, जो अपील करता उसे, जिसके अगेंस्ट अपील की है वो हमारी अपील का रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। और जो व्यक्ति एप्लीकेशन देता है वो क्या कहलाता है। तो जो सेक्शन 3 है लिमिटेशन एक्ट का, कौन है जो सेक्शन, उसका यही कहना है कोई भी सेक्शन 3 तीन चीजों पे लगता है, कोई भी, हाँ, वो हमें क्या करना है, क्या लेने के लिए, किसी भी अथॉरिटी के पास फाइल करना है ना, तो वो विद इन लिमिटेशन पीरियड, मतलब खत्म होने के पहले होना चाहिए। अगर लिमिटेशन पीरियड क्या हो चुका है तो फिर कोर्ट उस केस को एक्सेप्ट। तो अगर आपने लिमिटेशन पीरियड खत्म नहीं किया है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कोर्ट की क्या बनती है, नॉट टू, क्योंकि क्या हो चुका है, टाइम बार्ड मतलब उसका टाइम। और ये कोर्ट की खुद से ड्यूटी बनती है, डिफेंडेंट के या रेस्पोंडेंट के बोलने का वेट नहीं करना है, अपोनेंट पार्टी के बोलने का वेट नहीं करना है, खुद से ही आपकी क्या बनती है, क्या ड्यूटी बनती है कि अगर टाइम पीरियड क्या हो चुका है तो उसे एक्सेप्ट ही ना करे, वेट ना करे अपोनेंट पार्टी के ऑब्जेक्शन लेने का। समझ में आया। तो शर्मा जी का राइट था क्या, रिकवर करने का, एंड इस राइट का क्या हुआ, तो उनके फेवर में नया राइट क्रिएट हो गया, या यूं कहो जुडिशियल राइट क्रिएट हुआ। कौन सा राइट, क्या लेने का, बट रेमेडी लेने के लिए आपको लिमिटेशन एक्ट कंप्लाई करना पड़ेगा। वो बोलता है लिमिटेशन एक्ट खत्म होने के पहले आओ, क्या बोलता है वो, पहले आ गए हो तो आपको रेमेडी मिल जाएगी, और अगर आप, फिर आपको कोई रेमेडी मिलने वाली नहीं। कर दिया आपको चालू, बट कूलिंग नहीं कर रहा है एक भाई, जब से चल रहा है 16 पे, तो पीछे का क्यों लाइट बर्बाद करें। अरे समझ में आया, हो जाएगा ये, तो नहीं कर। चले तो स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। हमने बोला था ये हेडिंग, क्या हेडिंग है पढ़ के बताओ जल्दी से। बार मतलब रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन, एक्सटिंग्विश मतलब तो लिमिटेशन रोकता है किसको, रेमेडी, वापस से बोलो क्या, बट क्या नहीं करता है किसको, वापस से बोलो, लिमिटेशन क्या करता है, बट क्या नहीं करता है, खत्म नहीं करता है किसको, राइट को खत्म नहीं। समझ में अपने को। अब इसे अपने को एक्सप्लेन करना है तो हम क्या करेंगे, हम उसी एग्जांपल को देखते हैं कि 12 जुलाई 2028 को लिमिटेशन पीरियड क्या हो रहा है, खत्म। 12 जुलाई 2028 तक आपके पास रेमेडी लेने का राइट है, कोर्ट से रिलीफ लेने का राइट है। अगर आप कोर्ट के पास चले जाओगे रिलीफ लेने के लिए तो कोर्ट आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। क्या रिलीफ प्रोवाइड करेगा, आपका पैसा रिकवर करने में आपकी हेल्प करेगा। लेकिन अगर लिमिटेशन पीरियड क्या हो गया, तो रेमेडी लेने का जो राइट था, मतलब वो जो जुडिशियल राइट था, क्या था, जो वो राइट क्या हो गया है, खत्म। यही बोला है लिमिटेशन एक्ट किसको खत्म कर रहा है, रेमेडी को। वापस से बोलो, लिमिटेशन एक्ट किसको खत्म कर रहा है, रेमेडी को खत्म कर रहा है। बट वो किसको खत्म नहीं कर रहा है, किसको खत्म नहीं कर रहा है, राइट क्या था, मनी रिकवरी, राइट क्या था, रेमेडी क्या थी कि कोर्ट में केस करें, राइट क्या था, मनी रिकवरी, रेमेडी क्या थी, तो कोर्ट में केस फाइल करने से रोक रहे हैं क्या हमें, हाँ उसी से रोका जा रहा है, बट हमें पैसा लेने से रोक। तो हमने बॉम्बे डाइंग का केस पढ़ा था इसके अंदर कि अगर क्या होता है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, अगर तो इनवैलिड वो आप कर सकते, ठीक है। तो हमने बोला इवन कोर्ट की सुयो मोटो ड्यूटी बनती है, कोर्ट की क्या बनती है, खुद से ड्यूटी बनती है कि वेट ना करें डिफेंडेंट का ऑब्जेक्शन लेने का, वेट ना करें, ठीक है। जाएगा ये। नेक्स्ट क्या बोला है, स्टैट्यूट मतलब क्या, लॉ ऑफ रिपोज पीस एंड जस्टिस। इसमें कोई सेक्शन नहीं है कि आपको लिखना है, तो लिमिटेशन एक्ट है उसका पर्पस है पीस मेंटेन करके रखना एंड जस्टिस करना। बट वो चाहता है कि अगर आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले तो आप प्रिस्क्राइब टाइम में आओ। अगर आपका टाइम पीरियड क्या हो चुका है, खत्म, और खत्म होने के बाद आप आए हो तो फिर हम आपको रेमेडी अवेलेबल
बिल्कुल भी रेमेडी अवेलेबल नहीं। बट हम ये नहीं कह रहे कि आपका राइट खत्म हो गया, आपका जो ओरिजिनल राइट था वो खत्म, केवल आपका रेमेडी लेने का राइट क्या हुआ है, खत्म। क्यों? जितनी चीजें पुरानी होती जाती है, यादें उतनी ही खत्म होती जाती है। हम चीजों को कैसे सेटल करेंगे, कैसे एविडेंसेस लेकर आएंगे, हमें नहीं मालूम है कैसे चीजों को प्रूव किया जाएगा। तो हो सकता है जस्टिस हो जाए, इनजस्टिस हो जाए, इसलिए हम उन केसेस को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे जिनका लिमिटेशन पीरियड क्या हो चुका है, खत्म, खल्लास, फिनिश। नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 3 पढ़ लिया अपन ने, 3 चीजों पे लगता है। हाँ, तो चाहे क्या हो, सूट, चाहे अपील, चाहे तो प्रिस्क्राइब टाइम में फाइल होने हैं। प्रिस्क्राइब टाइम में अगर फाइल तो टाइम बार्ड हो चुके हैं, एंड कोर्ट की क्या बनती है कि ऐसे केस को एक्सेप्ट, इसका टाइम खत्म हो गया, उसे किसी पार्टी के बोलने का वेट। लेकिन अगर कोर्ट ने बाय मिस्टेक केस को क्या कर लिया, एक्सेप्ट, और अपोनेंट पार्टी ने भी कोई ऑब्जेक्शन, तो कोर्ट का क्या आ गया, वो डिसीजन इनवैलिड नहीं, वो डिसीजन वैलिड ही माना गया, वो डिसीजन इनवैलिड वैलिड माना गया। क्या क्या समझ में अपने को? चले सेक्शन 5 क्या दिया है, अगला हेडिंग बोल के बताओ। हाँ, सेक्शन 5 ये बोलता है कि अगर लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया और अगर हम डिले के सफिशिएंट कॉजेस शो करें, क्या हमें एक्सटेंशन मिल जाएगा क्या? तो सेक्शन 3 में 3 चीजें बताई थी, क्या? सेक्शन 5 एप्लीकेबल नहीं है किस पर, मतलब सूट का अगर लिमिटेशन पीरियड तो कोई एक्सटेंशन, अपील का, अपील पर सेक्शन 5 लगता है, और अगर अपील का लिमिटेशन पीरियड क्या हो गया और आप डिले के क्या शो करो, सफिशिएंट, तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। बट किसके केस में, तो सारी एप्लीकेशन के केस में एक्सटेंशन, कौन सी के केस में नहीं मिलेगा, बाकी एप्लीकेशन के केस में भी सेक्शन 5 लगता है और क्या मिल जाएगा, एक्सटेंशन मिल जाएगा। समझ में आया? तो प्लेंटिफ, प्लेंटिफ मतलब उसे कोई रेमेडी नहीं है सेक्शन 5 में, अपीलेंट उसे है क्या, हाँ, एप्लीकेंट उसे है क्या, बट कौन से वाले को नहीं है, बट हाँ डिले के क्या शो करना पड़ेंगे। बोले यार सफिशिएंट कॉजेस क्या है, ये कहीं पर भी डिफाइन, ये डिपेंड करता है किस पर, हर केस के फैक्टर पर डिपेंड करता है सफिशिएंट कॉजेस क्या होंगे और क्या नहीं होंगे। पॉइंट आया समझ में? बट हाँ ये कहा गया है कि सिचुएशन ऐसा होना चाहिए जो आपके कंट्रोल के बाहर हो, सिचुएशन ऐसी होना चाहिए जो आपके कंट्रोल के क्या हो, बाहर, बियॉन्ड दी कंट्रोल हो, ऐसी का होना है। पॉइंट आया समझ में? फिर एग्जांपल में कुछ पॉइंट्स दिए हैं ना। फिर सफिशिएंट कॉस्ट प्रूव करने का बर्डन किसके ऊपर है, एप्लीकेंट, इसलिए बोला क्योंकि एप्लीकेशन के केस में अलाउड होता है, अपीलेंट इसलिए बोला क्योंकि प्लेंटिफ दिया है क्या यहाँ, क्योंकि सूट के केस में मिलता ही नहीं, एंड एक्सटेंशन देना कोर्ट के लिए क्या है, कोर्ट की इच्छा श्रद्धा और तो देगा, अदरवाइज नहीं। समझ में आया? अब सफिशिएंट कॉजेस क्या होंगे और क्या नहीं होंगे, इसकी कोई डेफिनेशन तो दी नहीं, सब डिपेंड करता है किसके ऊपर, एक्सटेंशन। बट हाँ कोर्ट ने कुछ केसेस बताए हैं और इन केसेस के अंदर ये माना था, क्या माना था कि ये वाली सिचुएशन है तो सफिशिएंट कॉज है, और अगर क्या है तो एक्सटेंशन मिल जाएगा। ये सिचुएशन में नहीं, आपको नई सिचुएशन लेकर आओ, कोर्ट के लिए डिस्क्रिशनरी है, कोर्ट चेक करेगा क्या सिचुएशन ऐसी थी जो आपके कंट्रोल के बाहर थी, हाँ एक्सटेंशन, क्या सिचुएशन ऐसी जो आपके कंट्रोल के बाहर नहीं थी तो एक्सटेंशन नहीं। समझ में आया? पहला, अच्छा ये सारे केसेस याद करने थे, बताया था मैंने। पहला पहला क्या है, हाई कोर्ट की रॉन्ग प्रैक्टिस के कारण अगर मिसलीड हो गए थे एप्लीकेंट या अपीलेंट तो एक्सटेंशन मिल जाएगा। दूसरा दूसरा क्या बोला है, लीगल एडवाइजर की मिस्टेक, बट वो मिस्टेक बोनाफाइड होना चाहिए। तीसरा तीसरा क्या, हाँ रॉन्ग एडवाइस भी कभी कभी एक्सेप्ट की जाती है। फिर क्या, मिस्टेक ऑफ लॉ को भी एक्सेप्ट करते हैं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ को एक्सेप्ट नहीं करते, किसको करते हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ को एक्सेप्ट किया जाता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ को माना नहीं जाता है। फिर अगर पार्टीज कहां थी, जेल में, है ना। फिर क्या, हम जजमेंट के अगेंस्ट अपील करते हैं, जजमेंट कितने तरह का होता है, कौन कौन सा, तो आप डिक्री के अगेंस्ट अपील करो चाहे ऑर्डर के अगेंस्ट, क्या चाहिए उसकी, तो कॉपी लेने में जो टाइम पीरियड, उतने टाइम पीरियड का आपको एक्सटेंशन जाता है। फिर अगर गवर्नमेंट के पास आपकी फाइल नहीं मिल रही थी, जितने टाइम तक आपकी क्या नहीं मिल रही थी, उतने टाइम का आपको क्या मिल जाएगा, एक्सटेंशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर पिताजी की तबीयत खराब थी, उस ग्राउंड पर भी मिल सकता है। ठीक है, तो जो सफिशिएंट कॉजेस क्या है वो कहीं भी डिफाइन नहीं है, वो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच रख के देखना पड़ेंगे।
हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए बताना पड़ेगा, ये कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है। और कोर्ट के लिए क्या है ये डिस्क्रिप्शन, हर केस अपनी इंडिविजुअल मेरिट्स रखता है, डीमेरिट्स। समझ में आइए। फिर क्या बोला, 3 सेक्शन पढ़े थे हमने, 6, 7 और 8, है ना। तो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होने के पहले, लिमिटेशन पीरियड अगर स्टार्ट तो कौन से सेक्शन लगते हैं, एक बार अगर लिमिटेशन क्या हो जाता है स्टार्ट तो कौन सा लगता है, वेरी गुड, 6, 7, 8 कब लगते हैं, लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होने के पहले। 9 कब लगता है, स्टार्ट होने के बाद, ठीक है। और 18 कब लगता है, खत्म होने के पहले। 18 कब लगता है, खत्म होने के पहले। तो अगर लिमिटेशन पीरियड अभी स्टार्ट कब होता है नॉर्मली, कॉज ऑफ एक्शन जब अराइज हुआ था, जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था, लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होने के पहले क्या आ जाती है, अगर कोई लीगल जैसे माइनर हो, इंसेन हो, लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट ही तब तक स्टार्ट नहीं होता जब तक जैसे ही लीगल डिसेबिलिटी क्या होगी, सेक्शन 7 बोलता है लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, कितना लिमिटेशन पीरियड मिलेगा, अगर एक्चुअल लिमिटेशन पीरियड 3 साल से ज्यादा था तो ज्यादा मिलेगा। समझ में आया। वापस से सेक्शन 6 कब लगता है, लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट कब होता है, अगर लिमिटेशन स्टार्ट होने के इसी तरह की, जैसे लिमिटेशन स्टार्ट ही, अगर स्टार्ट कोई दिक्कत ही नहीं, फिर स्टार्ट कब होगा, जब डिसेबिलिटी, तब कितना मिलेगा लिमिटेशन पीरियड, एक्चुअल लिमिटेशन पीरियड 3 साल से ज्यादा। जैसे शर्मा जी को केस करना है किसके अगेंस्ट, 12 जुलाई 25 को पैसे दिए थे, कितने महीने के लिए, 6 महीने कब खत्म हुए, और 12 जुलाई को पैसे मिलने थे, नहीं मिले, तो 13 जुलाई को लिमिटेशन पीरियड चालू हो गया। और चालू होने के पहले, चालू कब हुआ, 13 जुलाई 25 को, उसके पहले एक डेट ली हमने, कौन सी, तो 10 फरवरी 25 को अगर मान लो शर्मा जी की क्या हो जाती है, और उनका एक ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, कौन, जो कि क्या है, कितने साल का है, 14 मई 2025 को कितने साल का है, और 14 मई 29 को कितने साल का हो जाएगा, 18 का। जैसे वो 18 का हुआ, लिमिटेशन पीरियड, सॉरी, लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो गई, और अगर लीगल डिसेबिलिटी क्या हो गई, लिमिटेशन चालू हो जाएगा, है ना। कब चालू होगा, कि 14 मई 29 को वो 18 का हो जाएगा। हमने पढ़ा था जिस दिन चालू होना चाहिए उस दिन से चालू नहीं करते, अगले दिन से करते हैं। तो 15 मई 29 को चालू होगा, कितना साल, कब खत्म होगा, उसके पहले अगर आप केस कर लेते हो तो ठीक है, अदरवाइज केस फाइल करने का आपका राइट खत्म। समझ में आया। सेक्शन 8 कहता है कि अगर जॉइंट ऑनर थे प्रॉपर्टी के, सेक्शन 8 कहता है, क्या कहता है बोलो, अगर जैसे एबीसी ने मिलकर प्रॉपर्टी खरीदी है शर्मा जी से, ठीक है, अब उन्हें केस फाइल करना है किसके अगेंस्ट, हाँ, अब मान लो ए इंसेन हो जाता है, लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होने के पहले ए क्या हो गया, पागल। कौन कौन बचे, जो कि कैपेबल हैं, जो पागल, जो केस फाइल। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या बी और सी अकेले केस कर सकते थे क्या, उन्हें केस के लिए ए की परमिशन की जरूरत नहीं थी क्या, हाँ नहीं थी, तो डिसेबिलिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिटेशन पीरियड चालू हो जाए। लेकिन अगर ए की परमिशन के बिना बी और सी केस, और ए तो परमिशन देने की पोजीशन में, तो ए से जब तक वो लीगल डिसेबिलिटी खत्म नहीं होगी तब तक लिमिटेशन पीरियड चालू है। ये कौन सा सेक्शन था, 7, 8 मिक्स ये सब, है ना। चले नेक्स्ट क्या दिया, क्या ये बात, कौन सा सेक्शन, एक बार लिमिटेशन पीरियड क्या हो जाता है स्टार्ट, तो वो सलमान खान बन जाता है, उसके बाद वो किसी की भी, स्टार्ट होने के बाद अगर कोई लीगल डिसेबिलिटी आती है, जैसे कोई इंसेन हो जाए, मर जाए, तो लिमिटेशन पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार लिमिटेशन पीरियड चालू हो गया ना, अब वो रुकेगा नहीं, और अगर वो रुकेगा कितना क्या है, तब तक वो चलेगा, उतने पीरियड में अगर आपने क्या कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज खत्म। बट बोला है सारे आंसर 3 से लेकर 9 तक सब कुछ लिखना है। 3 पूछा था तो 6, 7, 8, 9 छोटा छोटा, 6, 7, 8 पूछा था तो 3 और 9 छोटा छोटा, 9 पूछा है तो 3 से 8 तक छोटे, बाकी 9 पूरा, बट लिखना पूरा। हमेशा स्टार्ट कहां से करेंगे, खत्म क्या करेंगे, समझ में आया। फिर क्या हेडिंग दिया बोलेंगे, लिमिटेशन पीरियड के कैलकुलेशन में कुछ डेज को काउंट नहीं किया जाता है, ये बताया गया यहां पर कौन कौन से डेज हैं। तो बोले सूट के केस में जिस दिन टाइम चालू होना था उसको नहीं लेते हैं, उस डेट्स को हम क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं उसको अपन, है ना। फिर दूसरा किसके केस में,
हाँ, तो जिस दिन डिक्री या ऑर्डर पास होता है उस दिन को भी नहीं लेते हैं, जिस दिन टाइम चालू होना चाहिए था उसको भी नहीं लेते हैं। कॉपीज लेने में, डिक्री ऑर्डर की कॉपी लेने में जितना टाइम लगा उसको भी काउंट नहीं करते, है ना। बाकी केसेस के अंदर यही लिखा है, सिंपल हो जाएगा ये तो। चलिए, सेक्शन कौन सा था? 18। सेक्शन 18 क्या कहता है? सेक्शन 18 कब लगता है? चालू होने के बाद बट खत्म होने के पहले। 18 कब लगता है? अभी लिमिटेशन पीरियड खत्म और उसके पहले जो डेटर है वो राइटिंग में अपनी लाइबिलिटी का एक्नॉलेजमेंट दे देता है। जिस डेट पर उसने क्या दिया था, वहां से नया लिमिटेशन पीरियड चालू हो जाता है। के लिए 4 कंडीशन कंप्लाई होना जरूरी है। सबसे पहले क्या दिया गया हो, क्या दिया गया हो, और एक्नॉलेजमेंट लिमिटेशन खत्म होने के, फिर वो एक्नॉलेजमेंट पार्टीज के द्वारा दिया गया हो या उनके ड्यूली ऑथराइज एजेंट के द्वारा, फिर वो एक्नॉलेजमेंट, और वो एक्नॉलेजमेंट किसके बारे में है? लाइबिलिटी के बारे में। चारों कंडीशन पूरा होना जरूरी है। अगर चारों कंडीशन क्या होती है? पूरी, तो क्या जिस डेट पर एक्नॉलेजमेंट दिया वहां से नया लिमिटेशन पीरियड चालू। बट हाँ, पहली कंडीशन क्या है? एक्नॉलेजमेंट कब दें? खत्म होने के पहले। दूसरा, किसको दें? पार्टीज के द्वारा दिया जाए। तीसरा, ओरली नहीं होना चाहिए। चौथा, लाइबिलिटी। समझ में आया? फिर अगर पार्ट पेमेंट किया जाता है या इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है ना, बोलो बच्चों क्या किया जाता है? अगर जिस डेट पर पार्ट पेमेंट किया है या इंटरेस्ट का पेमेंट किया है वहां से नया लिमिटेशन पीरियड चालू हो जाता है ना। कौन सा सेक्शन है ये? जिस डेट पर क्या किया हमने, वहां से नया लिमिटेशन पीरियड चालू जाएगा। ये तो डेज दिए जनरली अपन ने देखा था करने के लिए। खत्म। डाउट हो तो पूछो।